एक बार फिर से स्वागत है सभी छात्रों का। अभी हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसका सारांश निकालने का प्रयास करेंगे 10 मिनट में। एक दल के प्रभुत्व का दौर उस दौर को कहा जाता है जब कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस ही बार बार विजेता बन रही थी भारत की सत्ता में, तो इसीलिए इस समय को कहा जाता है एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के सामने लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी। भारत ने लोकतंत्र को चुना। क्यों चुना? क्योंकि और कोई चीज़ चुनता तो फिर वही जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी थी उस समय लोकतंत्र से अच्छा कोई और तंत्र हमारे सामने दिख नहीं रहा था। और फिर कई देशों के हम उदाहरण देख चुके थे उस समय तक कि लोकतंत्र देशों के अलावा बाकी अन्य जो देश थे वो विफल हो रहे थे अपनी नीतियों में। तो देखिए, पिछले साल आपने ये भी पढ़ा होगा कि संविधान कैसे बना। आपको ये भी याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। 24 जनवरी 1950 को ही इस पर दस्तखत हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 का दिन इसे लागू करने के लिए तय किया गया। चुनाव आयोग का गठन भी 1950 के जनवरी में हुआ। पहले चुनाव आयुक्त थे भारत के सुकुमार सेन। ध्यान रखें बच्चों, पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। और इसके बाद पहले आम चुनावों के लिए पहले जो चुनाव थे अंग्रेज़ों के यहाँ से जाने के बाद, उसके लिए उम्मीद की जा रही थी 1950 में ही हो जाएंगे संविधान बनने के बाद, लेकिन उसमें समय लगा। बहुत सारे नेता हमें चुनने थे, पहली बार हमारे यहाँ चुनाव होने थे। इस तरह से बड़ी समस्याएं थी उस समय। देश का हमारे का विशाल आकार था। मतदान के भी तरीके उस समय बदल रहे थे। देखिए, आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदान करते हैं, लेकिन उस समय बैलेट पेपर से मतदान होते थे। बैलेट पेपर एक मतपेटी रखी जाती थी और उसमें अपने उम्मीदवार को पर्ची पे मोहर लगाकर अपने उम्मीदवार के सामने मोहर लगाकर उसको मतपेटी में अपने मतपत्रों को डाल दिया जाता था। अब पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था, लेकिन पहला जो चुनाव था वो 1952 के फरवरी को चुनाव हुए। अक्टूबर 1951 से शुरू हुए और 1952 में ये चुनाव समाप्त हुए, पहले आम लोकसभा चुनाव। क्योंकि ये 1952 में समाप्त हुए थे, इसलिए चुनाव को 1952 का ही चुनाव कहा जाता है। बहुत ही समस्याएं चुनाव कराने वाले लोगों को भी उस समय आई थी। यहाँ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के बारे में दे रखा है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। प्रथम शिक्षा मंत्री लिखा हुआ है इसमें नीचे स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री। 11 नवंबर इनके शिक्षा दिवस के रूप में इनकी जन्म तिथि मनाई जाती है। पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व की हम बात कर रहे हैं, तो पहले जो 3 चुनाव हुए थे 1952, 1957 और 1962, ये तीनों चुनाव कांग्रेस के प्रभुत्व वाले थे। इनकी हम बात करते हैं। देखिए, पहले आम चुनाव कांग्रेस विजयी हुई और 489 में से 364 सीटें जीती और वो अपने अन्य प्रतिद्वंदियों से काफ़ी आगे। दूसरे नंबर पर रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने केवल 16 सीटें मिली। अब देखिए, 364 के सामने 16 सीटें कोई मायने नहीं रखती हैं। केरल में कम्युनिस्टों की जीत हुई तो 1957 के चुनाव में।
केरल में पहली बार कांग्रेस हारी थी 1957 के चुनाव में, और कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी 1957। सोशलिस्ट पार्टी, इसकी शुरुआत कैसे हुई देखते हैं। सोशल पार्टी की जड़ों को आज़ादी के पहले के उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी। कांग्रेस सोशल पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था, यानी ये कांग्रेस में से ही निकली थी ये पार्टी। और 1948 में ये अलग पार्टी बनी थी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस में से ही अलग होकर। आचार्य नरेंद्र देव स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। अभी जो सोशलिस्ट पार्टी की हम बात कर रहे हैं उसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। 1948 में इनके द्वारा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, ये हेडिंग इसमें दी गई है। इसमें ये दिखाया गया है कि प्रभुत्व के दौरान उसका किस प्रकार का जो प्रकृति थी कांग्रेस की वो उस समय थी। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में दिया गया है। ये जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुवा, विद्वान और बुद्धिजीवी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदू कोड जो बिल था उसके मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते 1951 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था हजारों अनुयायियों के साथ। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। आपको पता है कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। उस वक्त यह नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह बढ़ती, यानी इसमें आम जनता को हिस्सा लेने की आज़ादी नहीं थी। इसमें ज़्यादातर उद्योगपति और पढ़े लिखे लोग ही इसमें घुसे हुए थे। इसलिए कांग्रेस धीरे धीरे जब आम जनता को इसमें हिस्सा नहीं मिला तो लोगों का इससे मोहभंग होता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ स्थापना की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की अगर हम बात करें 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह उभरे। तो एक एक करके कई सारी पार्टियां भारत में उस समय उभर रही थीं। ए.के. गोपालन केरल के कम्युनिस्ट नेता, राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ, दो टुकड़े हुए, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी में ये शामिल हुए। यानी मार्क्सवादी पार्टी 1964 में बनी। इसके बाद गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कई सारे गुट थे कांग्रेस में से जो कांग्रेस को चुनौती दे रहे थे, और एक एक करके नई नई पार्टियां कांग्रेस के भीतर से बन रही थीं। उनसे किस तरह भारतीय जनसंघ भी ऐसी पार्टियों में से एक थी। 1951 में इसका गठन हुआ था। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था, और संस्थापक थे इसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए बगल में ये जो डाक टिकट 25 पैसे का, इनके ऊपर दीनदयाल जी उपाध्याय हैं। ये आरएसएस के संस्थापक कहे जाते हैं। हम बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, और उन्होंने भारत और पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत की स्थापना के लिए का एजेंडा इसमें रखा था भारतीय जनसंघ पार्टी में। इसके बाद विपक्षी पार्टियों का उद्भव। तो ये जो 3 बार लगातार कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस के इसी समय के काल को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है।
कांग्रेस ही पक्ष की भूमिका निभा रही थी इस प्रणाली में और कांग्रेस ही विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। लगातार कांग्रेस पार्टी शासन करती थी, खुद कांग्रेस ही आलोचना करती थी, कांग्रेस ही सारी योजनाओं को लागू करती थी, इसलिए कांग्रेस प्रणाली इस समय को कहा गया। विपक्षी पार्टियों का उद्भव, बहुत सी कांग्रेस के विरोध में कई सारी पार्टियां उस समय उभरी 60 और 70 के दशक में। तो उस समय जितनी भी कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाली जितनी भी पार्टियां आज चुनाव लड़ती हैं कांग्रेस के विरुद्ध, वो उसी समय की बनी हुई पार्टियां हैं। नई पार्टियां बहुत ही कम हैं, ज़्यादातर पार्टियां कांग्रेस से अलग होकर बनती गई हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मैं बात कर रहा था ऊपर, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में नीचे दे रखा है ये डाक टिकट। 1901 से 1953 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इनके द्वारा 1951 में नई पार्टी बनाई गई थी भारतीय जनसंघ। 1950 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, ये मंत्री भी रहे थे कांग्रेस के। तो कांग्रेस इनके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था, इसलिए 1950 में इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। तो इस तरह से आपका ये अध्याय का सार एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसमें कांग्रेस एक ऐसा दल बनकर उभर रहा था जिससे पार पाना और पार्टियों को काफ़ी मुश्किल लग रहा था। ठीक है, इसी के साथ इस अध्याय का सार समाप्त होता है। अगले अध्याय की फिर बात करेंगे।